हेलो एवरीवन, दिस इज सी ऋतिक गादिया। आज अपन करने वाले हैं सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर और ओवरऑल मैथमेटिक्स का जो थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। इसके एक्सरसाइज सारे के सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ ये जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, उसमें भी अगर कोई न्यू क्वेश्चन या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है तो उसे भी साथ साथ अपन अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो सेट ए का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ये वाले क्वेश्चन सबसे खतरनाक होते हैं दोस्तों। फॉल्स, क्योंकि घाई गड़बड़ में क्या होता है, अपन ये फॉल्स वर्ड छोड़ देते हैं। यार लैटिन स्टेटस, चलो यार ये तो सही, अपन मार्क करके आ जाएंगे। घाई नहीं करनी है। और साथ ही साथ मैंने आपके लिए टॉपिक का नाम लिख के रखा है साइड में, ताकि आप आसानी से जाके ढूंढ पाओ कि वो कौन से टॉपिक में नोट्स में से आपको मिलने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया है? लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन स्टैटिस्टा, फ्रेंच स्टैटिस्टिक्स। तो एक बार नोट्स में से देखते हैं नोट्स में क्या दिया है। तो लैटिन में उन्होंने बोला स्टेटस, लैटिन स्टेटस सही है। दूसरा, इटालियन में उन्होंने स्टैटिस्टा बोला है, तो ये भी सही है। फ्रेंच में उन्होंने स्टैटिस्टिक बोला है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर स्टैटिस्टिक आया है तो TIK, लेकिन यहाँ पे QUE है, तो ये गलत हो चुका। तो फ्रेंच के जगह पर अगर उन्होंने जर्मन दिया होता तो ये आंसर ट्रू हो जाता, लेकिन फॉल्स क्या है पूछा उन्होंने, तो अपना ये आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत दिया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अपने नोट्स में अच्छे तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें कुछ एडिशनल लिखने की जरूरत नहीं। सेकेंड क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द डैश। तो स्टैटिस्टिक्स का जैसे आपको पता है दो अलग अलग तरीके से डेफिनेशंस दिए, एक प्लूरल फॉर्म में और एक सिंगुलर फॉर्म में। तो जो प्लूरल फॉर्म में, वहां पे क्या बोला उन्होंने? डिफाइंड एज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। स्टैटिस्टिक्स मतलब क्वालिटेटिव डेटा एज वेल एज क्वांटिटेटिव, और ये क्वांटिटेटिव का डेटा का मतलब होता है न्यूमेरिकल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लूरल। प्लूरल सेंस में न्यूमेरिकल डेटा की बातें होती है। थर्ड, स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन। तो ये जो एप्लीकेशन वाला टॉपिक है, यहाँ पर क्या बोला है? इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये जगह पर यूज होता है। तो इकोनॉमिक्स में होता है, बिजनेस मैनेजमेंट में होता है, कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद। तो ये लिमिटेशंस की बात है। यहाँ पर क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन मॉड्यूल में इसके आगे भी उन्होंने एक पॉइंट दिया जो अपन नोट करते चलेंगे। यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने? हाउएवर, क्वालिटेटिव डेटा may be converted into quantitative data। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स जो है ये बस क्वांटिटेटिव डेटा से कंसर्न करता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव डेटा है उसको भी तो अपन क्वांटिटेटिव डेटा में कन्वर्ट, क्वालिटेटिव को भी तो क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए अपन क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद बोथ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। तो आंसर हो जाएगा डी, बोथ। इसको अपन चाहे तो इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर अपन बस थोड़ा सा पढ़े तो यहाँ पर दिया है क्वालिटेटिव, लेकिन क्वालिटेटिव को भी तो क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है एन एट्रीब्यूट इज। एट्रीब्यूट, तो एक बार नोट्स में से जाके देखते हैं नोट्स में क्या दिया हुआ है। नोट्स में उन्होंने बोला है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को अपन एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना सही, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन। एनुअल इनकम क्या है? एट्रीब्यूट है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस या क्या? तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये बोलता क्या है। तो जो डेटा होता है ना, इससे हमने दो इसमें क्लासिफाई किया, या तो क्वांटिटेटिव डेटा हो सकता है या क्वालिटेटिव हो सकता है। क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है उसे बोलते हैं अपन वेरिएबल, और जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसे बोलते हैं अपन एट्रीब्यूट।
अब ये जो वेरिएबल है मतलब जिसको नंबर्स में अपन गिन सकते हैं, इसको और दो इसमें क्लासिफाई किया था, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब क्या, जो फाइनाइट होता है जिसको अपन गिन सकते हैं, ठीक है, या और जो इनफाइनाइट होता है मतलब जिसको अपन सीधा गिन नहीं सकते, जैसे कि हाइट जो है, मैंने बोला आप जंगल में जाओ सारी ट्रीज की हाइट ढूंढ के लाओ, तो आप मेरे को ये नहीं बोलेंगे कि 10 ट्री का हाइट 5 मीटर 2 इंच था, 5 मीटर 2 सेंटीमीटर, 50 ट्री का 5 मीटर 3 सेंटीमीटर, 150 ट्री का 5 मीटर 4 सेंटीमीटर, ऐसे थोड़ी बोलेंगे अपन। तो अपन क्या बोलेंगे कि 5 से 10 मीटर के बीच में इतने ट्रीज थे, 10 से 15 मीटर के बीच में इतने ट्रीज थे, तो इसे अपन बोलते हैं कंटिन्यूस। गिन सकते हैं अपन, लेकिन एक रेंज बोलेंगे जिसमें रेंज का यूज किया जाता है, एक इंटरवल का यूज किया जाता है, उसे अपन बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। तो इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो एनुअल इनकम है, क्या मैं एग्जैक्टली आपको बता सकता हूँ नंबर में कितना एनुअल इनकम है? जी हाँ। तो एग्जैक्ट अगर नंबर, रेंज की जरूरत नहीं पड़ी, नंबर में बता सकते हैं, तो इसे अपन बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इसमें भी कुछ इनकॉर्पोरेट, अगर इनकॉर्पोरेट करने का इच्छा है आपको, तो अपन क्या इनकॉर्पोरेट करेंगे इसमें, जो डिस्क्रीट है इसमें अपन लिखेंगे एग्जाम्पल, एनुअल इनकम, ठीक है। अगला, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज एन एग्जाम्पल। मार्क्स क्या आप एग्जैक्टली नंबर में बता सकते हो? मार्क्स अपन एग्जैक्टली नंबर में बता सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। तो यहां पर एक और एग्जांपल आएगा, मार्क्स ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। अब नेशनलिटी ये हो गया क्वालिटेटिव, इसको नंबर में थोड़ी, मैं 4 किलो नेशनल है, मैं 6 किलो नेशनल, इसको तो अपन नंबर्स में नहीं बता सकते। तो ये जो हो गया, ये हो गया एट्रीब्यूट। नेशनलिटी जो होता है ये एक फीलिंग है, तो फीलिंग को अपन नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको बोलेंगे एट्रीब्यूट, क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा है। तो यहां पर एग्जांपल में आएगा नेशनलिटी। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन, ये भी आएगा एट्रीब्यूट। टेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, एज ऑफ पर्सन इज। एज की जब बात होती है ना, तो एज कंटिन्यूअसली चेंज होते रह रहे हैं, कंटिन्यूअसली चेंज होते रह रहे हैं, है ना। तो इसलिए अपन इसे क्या बोलेंगे, एक ये एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ठीक है। अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको, तो आप इसको स्टार मार्क करके रख दो, क्योंकि जनरली अपन ऐसे सोच सकते हैं कि बाबा एज तो क्या मैं बता सकता, मैं 4 5 में 12 साल 4 दिन, 18 साल 6 दिन 4 महीने का हूँ, लेकिन क्या हर सेकेंड अपना एज एज चेंज हो रहा है। तो अपन जो बोलते हैं ना एज, 15 प्लस हूँ, 20 प्लस हूँ, 24 रनिंग है मेरा, तो ये हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट आर। तो ये जो हो गया, ये क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स है। ऊपर तक ये जो एग्जांपल 5 6 करे हमने, ये था ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो सोर्स के हिसाब से डेटा को अपन प्राइमरी और सेकेंडरी दो इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट, तो सेंसस का रिपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है, वहां से मैंने रिलीजन के बारे में डेटा उठाया, इसलिए ये बन गया सेकेंडरी। तो अपने नोट्स में अपन ये दोनों चीजें इनकॉर्पोरेट करके चलते हैं एक बार। तो यहाँ पर एग्जांपल में लिखेंगे अपन कंटिन्यूअस वाले इसमें, एज, ये जो सेकेंडरी डेटा है यहाँ पर अपन एग्जांपल में लिखेंगे डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसस। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12 क्या कहता है, द डेटा कलेक्टेड ऑन हाइट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट्स विथ मेजरिंग टेप। मतलब मेजरिंग टेप लिया और उससे मैंने हाइट कलेक्ट करी, तो ये जो डेटा है ये क्या हो गया, अब क्योंकि मैं खुद गया मैंने हाइट रिकॉर्ड करी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्राइमरी डेटा। क्योंकि खुद होके मैंने पहले से हाइट लिख के रखी थी, फिर जाके देखा ऐसे नहीं हुआ, मैंने मेजरिंग टेप लेके गया और फिर हाइट रिकॉर्ड करी, इसलिए ये हो गया प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट अपन करते 13th वाला,
द प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, क्या क्या मेथड्स है। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए अपने पास टोटल होते हैं 4 मेथड्स, और 4 में जो इंटरव्यू है उसमें भी 3 मेथड्स होते हैं। तो इंटरव्यू मेथड एक हो गया, पहला हो गया इंटरव्यू मेथड, तो यहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया है तो ठीक है, ये तो है। दूसरा मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, तो यहाँ पे क्वेश्चनियर वगैरह दे दिया उन्होंने। और तीसरा ऑब्जर्वेशन मेथड, तो ऑब्जर्वेशन मेथड भी है। तो ये तीनों के तीनों सही आंसर है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 13th का डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, तो यहाँ पे मैंने नोट्स में भी देके रखा है, ये एक क्विक और नॉन एक्सपेंसिव डेटा है, से कलेक्ट कर सकता हो। तो अपना आंसर आ जाएगा 14 का सी, टेलीफोन इंटरव्यू। बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी, अब नेचुरल कैलेमिटी जब होता है तो बेस्ट मेथड इसमें कौन सा होगा। तो नेचुरल कैलेमिटी की केस में बेस्ट होता है पर्सनल इंटरव्यू, क्योंकि जिसने वो कैलेमिटी सफर की वही सबसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा कि उसने फील क्या किया था, सही में हुआ क्या था वो टाइम पे। तो 15th का आंसर होता है पर्सनल इंटरव्यू, 15th का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट अप्रोप्रिएट मेथड क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने इनकॉर्पोरेट किया है पहले से कि रेल एक्सीडेंट के केस में अपन इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड का यूज करते हैं। 17th क्वेश्चन, तो अपने सारे क्वेश्चन एकदम फटाफट हो रहे हैं। 17th क्वेश्चन पे अपन टोटल 60 क्वेश्चंस करना है। तो 17th क्वेश्चन क्या बोलता है, विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर्स वाइडेस्ट एरिया। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे टेलीफोन, टेलीफोन में क्या बोला था इन्होंने, वाइड एरिया का कवरेज। दूसरा मेल्ड क्वेश्चनियर, तो although a wide area can be covered using mailed questionnaire method, amount of non response maximum, लेकिन यहाँ पर भी जो है मेल्ड क्वेश्चनियर में वाइड एरिया कवर हो रहा है। डायरेक्ट इंटरव्यू में वाइडेस्ट एरिया कवर नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू में मैं कहीं पे भी जाना पॉसिबल नहीं है, मुझे कॉस्ट का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अगर आपको कंफ्यूजन होने का चांस लगता है कि यार टेलीफोनिक ऑप्शन हो सकता है या मेल्ड भी हो सकता है, तो आप क्या कर लो, इसको स्टार मार्क करके रखो, ताकि आगे जाके आप इसको फटाक से रिवाइज कर पाओ। तो मेल्ड क्वेश्चनियर जो है ये क्विकेस्ट है। अगर मैं रेफरेंस के लिए चाहूँ तो यहाँ पर भी लिख के रखता हूं मैं क्विकेस्ट, क्विकेस्ट ने सॉरी, वाइडेस्ट एरिया, कवर्स वाइडेस्ट एरिया, मेल्ड क्वेश्चनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स मैक्सिमम कहां पर होता है। नॉन रिस्पॉन्स, अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स मैक्सिमम कहां पर होता है, ये भी मेल्ड क्वेश्चनियर में ही होता है। नेक्स्ट, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस क्या क्या है। तो ये यहाँ पर सीधे सीधे लिखे मैंने चारों की चारों, इंटरनेशनल सोर्सेस है, गवर्नमेंट सोर्सेस, प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस और अनपब्लिश्ड, ये 4 सोर्सेस होते हैं। तो नेशनल और ये तो है इंटरनेशनल गवर्नमेंट सोर्स, सही है। इंटरनेशनल एंड प्राइमरी ऐसे कुछ है नहीं, प्राइवेट प्राइवेट एंड प्राइमरी ऐसे तो कुछ है नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पे भी कवर हो रहा है। तो 19th का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ये इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कलेक्टेड कैन बी चेक। इंटरनल कंसिस्टेंसी जो है डेटा मैंने कलेक्ट किया, इसको मैं चेक कब और कैसे करूंगा। तो इंटरनेट जब इंटरनल डेटा दिया है तब मैं चेक कर पाऊंगा, या एक्सटर्नल डेटा डेटा जब पता है तब मैं चेक कर पाऊंगा। टू और मोर सीरीजेस आर गिवन, या अ नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीजेस। इंटरनली डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं कैसे पता करूंगा, जब ज्यादा डेटा है मेरे पास। तो व्हेन अ नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीजेस आर गिवन, तो रिलेटेड सीरीज जब मैं कंपेयर करूंगा तब मुझे पता चल जाएगा कि इंटरनल कंसिस्टेंट है या नहीं, डेटा इंटरनली कंसिस्टेंट है या नहीं। तो इसे भी एक स्टार मार्क करके चलेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन होने का स्कोप है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा collected can be checked when number of related series are given। तो ये चाहो तो आप नोट्स में
पहला पेज का जो पीछे वाला ब्लैंक पेज है वहां पर आप ये पॉइंट लिख सकते हो। मैं अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय। तो जो मेरे पास नोट्स है उसमें जाके मैंने जब देखा तो यहाँ पर क्या दिया है, सिंस statistical analysis are made only on the basis of data, it is necessary to check whether the data under consideration are accurate as well as consistent। तो accurate और consistent है या नहीं ये देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटा का स्क्रूटिनी करना पड़ेगा। इंटरनल चेकिंग एक्सटर्नल चेकिंग ऐसा कोई मॉड्यूल में उन्होंने दिया ही नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी, स्क्रूटिनी। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या क्या है, तो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है यहाँ पर इन्होंने दिया है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन में। सबसे पहला मेरे पास है टेक्सचुअल, उसके बाद है टेब्यूलर, और थर्ड मेरे पास है डायग्रामेटिक। तो टोटल 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है अपने पास। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, टेक्सचुअल सही है, टैबुलेशन सही है, डायग्रामेटिक सही है। तो 22 का ए ऑप्शन हो जाएगा। इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, द बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। बेस्ट मेथड कौन सा है रिप्रेजेंटेशन का, तो इसका आंसर है बी, टेब्यूलर। तो यहां पर आप लिख लेंगे कि ये होता है बेस्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मेथड क्वेश्चन नंबर 24 ये होता है डायग्रामेटिक। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डायग्रामेटिक। तो डायग्रामेटिक के यहाँ पे आप लिख लो मोस्ट अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे नोट्स में पहले से दिया है, अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये होता है डायग्रामेटिक। फॉर टेबुलेशन कैप्शन इज, कैप्शन क्या होता है, तो यहाँ पर हर एक चीज डिटेल में दी हुई है कि कैप्शन क्या होता है, द अपर पार्ट ऑफ द टेबल जिसमें कॉलम और सब कॉलम को डिस्क्राइब किया जाता है। तो अपर पार्ट ऑफ द टेबल, देखो यहाँ पर भी अपर पार्ट दिया है और यहाँ पर भी है, लेकिन दैट डिस्क्राइब्स कॉलम एंड सब कॉलम। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक है। तो घाई घाई में अपर पार्ट पढ़ के आप ए मत करके आ जाना ऑप्शन टिक, पूरे चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं आपको, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन ज्यादा डिटेल्ड हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टब के बारे में बात करते हैं। तो स्टब क्या होता है, तो स्टब क्या होता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो रोज को डिस्क्राइब, तो कैप्शन जो है ये कॉलम को डिस्क्राइब करता है और स्टब जो है ये रोज को डिस्क्राइब करता है। तो लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल जो रोज, यहाँ पर लेफ्ट पार्ट सही है लेकिन आगे कॉलम वर्ड यूज किया है, यहाँ पे फिर से लेफ्ट पार्ट देके रो। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये ट्रिक कर सकते हैं। तो ध्यान देके पूरा ऑप्शन और चारों ऑप्शन पढ़ने हैं आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए 72 सेकेंड्स होते हैं और ये क्वेश्चन हार्डली 20 सेकेंड्स लेगा आपके। तो पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल जो है, एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इसको अपन बोलते हैं बॉक्स हेड। तो बॉक्स हेड मतलब एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल। तो हर एक सेंटेंस जो नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड है, हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन टेबुलेशन इज शोन इन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट अपन कहां पर दिखाएंगे, बॉक्स हेड में क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट वगैरह जो है ये बॉक्स हेड में लिखा जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डेटा इफ एनी इज शोन। सोर्स ऑफ डेटा कहां पर लिखेंगे, तो सोर्स ऑफ डेटा जो है ये फुटनोट्स में लिखा हुआ जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनट्रू, क्या वर्ड यूज किया, अनट्रू फॉर टेबुलेशन मतलब फॉल्स क्या है, सही नहीं है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा रिक्वायर्स टेबुलेशन, ये सही है। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रोज एंड नॉट कॉलम्स, ये तो क्वेश्चन एकदम खराब फ्रेम किया है, रोज एंड नॉट कॉलम्स। तो ये अपना ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये नॉट ट्रू है, क्योंकि रो और कॉलम में कंपैरिजन हो सकता है, ये नॉट कॉलम्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31,
हिडन ट्रेंड्स कैन बी नोटिस्ड इन, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अगर कोई हिडन ट्रेंड्स है तो ये आप नोटिस कब कर सकते हैं, अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हिडन ट्रेंड्स वगैरह अपन नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय, तो इसमें चार्ट्स, डायग्राम, पिक्चर्स वगैरह हर कोई चीज यूज करी जाती है। मोस्ट एक्यूरेट मोड ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, मोस्ट एक्यूरेट की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये होता है टेबुलेशन मोस्ट एक्यूरेट। तो यहां पर अपन बेस्ट मेथड के साथ साथ मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी लिखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, द चार्ट्स दैट यूज लॉगरिदम ऑफ द वेरिएबल। लॉगरिदम जो यूज करता है एक वेरिएबल का, इसे अपन बोलते हैं रेशियो चार्ट। तो नोट्स में एक बार देख लेते हैं रेशियो चार्ट का मतलब क्या है। तो जो रेशियो चार्ट है इसका दूसरा नाम ही लॉगरिदमिक चार्ट है। तो ये अपन चीज याद रखेंगे कि रेशियो चार्ट मतलब लॉगरिदमिक चार्ट जो लॉगरिदम ऑफ वेरिएबल यूज करता है। नेक्स्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर। तो मल्टीपल लाइन चार्ट के बारे में बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो मल्टीपल लाइन चार्ट कब यूज करेंगे अपन, जब सेम यूनिट्स के बारे में बातें हो रही है, और जब डिफरेंट यूनिट्स की बात है तब मल्टीपल एक्सिस चार्ट यूज करेंगे। मल्टीपल लाइन चार्ट यूज करेंगे अपन सेम यूनिट्स के लिए, और मल्टीपल एक्सिस चार्ट यूज करेंगे अपन डिफरेंट यूनिट्स के लिए। तो ये चीज हाईलाइट भी करते चलो आप। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको तो मैं स्टार मार्क करके चलूंगा क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर बी है। पूरा ऑप्शन सेम है, बस यहाँ पर सेम और यहाँ पर डिफरेंट यूनिट, क्योंकि यहाँ पर लाइन वर्ड यूज हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते आगे, मल्टीपल एक्सिस चार्ट इज कंसिडर्ड, एक से ज्यादा टाइम सीरीज भी चाहिए और यूनिट जो है वो डिफरेंट भी चाहिए, तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा और डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, क्वालिटेटिव डेटा, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस। तो क्वालिटेटिव डेटा और बीच में इन्होंने और वर्ड यूज किया है, तो ऑप्शन नंबर ए और सी मतलब ऑप्शन नंबर डी है अपना सही। इसको भी आप स्टार मार्क करके रख सकते हो। हर एक सेंटेंस जो नोट्स में है, हर एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट। 38 वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्टिकल बार डायग्राम एप्लीकेबल कब रहेगा, तो वर्टिकल बार डायग्राम एप्लीकेबल रहेगा जब डेटा क्वांटिटेटिव है या टाइम सीरीज डेटा है। तो क्वांटिटेटिव चाहिए और टाइम सीरीज मतलब ऑप्शन बी और सी मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, डिवाइडेड बार डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर। डिवाइडेड बार डायग्राम की बातें करते हैं अपन। तो डिवाइडेड बार चार्ट्स कब यूज करेंगे अपन, for comparing different components of variable, comparing different components of variable and also relation of components to the whole, relation of different components to the table। तो बीच में and word यूज हुआ है तो अपना ऑप्शन नंबर डी आएगा क्योंकि यहाँ पर बीच में and बोला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, in order to compare two or more related series we consider। टू और मोर रिलेटेड सीरीजेस को जब मुझे कंपेयर करना है तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, मल्टीपल बार ग्राफ। तो इसका ऑप्शन देख ले, मल्टीपल बार ग्राफ। तो मल्टीपल बार ग्राफ में जाके एक बार देख लेते वो क्या बोलना चाहते हैं। तो मल्टीपल और ग्रुप डायग्राम्स जब कंपेयर करना है मुझे रिलेटेड सीरीज, तो मल्टीपल और ग्रुप बार, तो उन्होंने ऑप्शन में और दिया है, यहाँ पर नोट्स में ही और लिखा है कि आप मल्टीपल भी कर लो या ग्रुप कर लो, आप पर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पाई डायग्राम इज यूज्ड फॉर।
तो पाई डायग्राम क्या है ये एक बार यहाँ पे नोट्स में आके देख लेते हैं। तो ये फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल एंड ऑल्सो द रिलेशन ऑफ कंपोनेंट्स टू द होल, कंपेयरिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशन टू द टोटल। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है? अरेंजेस ऑब्जर्वेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, arranges observation in terms of number or groups, relates to a measurable characteristics, all of this। तो एक frequency distribution जो है ये तीनों की तीनों काम करता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 42 है ये एज इट इज नोट्स में कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर ये पेज के पीछे आप क्वेश्चन नंबर 42 के जो तीनों ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों ऑप्शंस लिख के रखो, ताकि एग्जाम में अगर कोई अलग से भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आइडेंटिफाई करके सही आंसर मार्क कर सको। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं क्या है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज नोन एज, कंटिन्यूअस वेरिएबल की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे क्या बोलेंगे? तो जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है उसके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अपन बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैंने शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, तो अब ये जो शेयर्स है क्या मैं इसे काउंट कर सकता हूँ? जी हाँ, मैं इसको काउंट कर सकता हूँ। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये डिस्क्रीट वेरिएबल क्योंकि ये काउंट किया जा सकता है। तो ये जो डिस्क्रीट या सिंपल वगैरह जो है इसमें आप एग्जांपल लिख लो शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अ ब्लू चिप कंपनी रिलेट्स टू। तो एक एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, इसका प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर डिस्क्रीट था, तो ये पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ये कंटिन्यूअस है, तो इसका एग्जांपल में आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोलता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन एक्सक्लूड करता है अपर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट को एक्सक्लूड करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, एक्सक्लूड बोथ द लिमिट्स, नहीं ये तो गलत हुआ। एक्सक्लूड्स अपर लिमिट यस, इंक्लूड लोअर क्लास लिमिट। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि अपर क्लास लिमिट एक्सक्लूड होता है, ऑप्शन नंबर सी में इंक्लूड होता है बोला, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बातें करते हैं। म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मेंट फॉर, म्यूचुअली इंक्लूसिव कहाँ पे किसके लिए होता है? तो यहाँ पे क्या बोला, नॉन ओवरलैपिंग या म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है, ये इंक्लूड करेगा दोनों को, यूजुअली एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। तो 47 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 की बातें करते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन यूजुअली मेंट फॉर, तो ये जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये जनरली किसके लिए बना हुआ है? कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें अपन याद रखेंगे, याद रहेगी कैसे? नोट्स जो है ये आपको बार बार पढ़नी पड़ेगी। एक बार आपने ये वीडियो गो थ्रू कर लिया, उसके बाद जब जब आप नोट्स देखेंगे तो गारंटी के साथ बोलता हूँ 30 मिनट्स के ऊपर नहीं लगने वाले आपको ये पूरा की पूरा चैप्टर रिवाइज करने में, मैक्स 30 मिनट्स। क्वेश्चन 49, द लोअर क्लास बाउंड्रीज, लोअर क्लास बाउंड्री क्या होता है? तो ये होता है 49 का ऑप्शन नंबर बी, ये होता है लोअर लिमिट टू लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर बाउंड्री क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट से आप जब वो डिफरेंस 0.5 मतलब आधा डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हो तब आपको मिलेगा लोअर क्लास बाउंड्री। क्वेश्चन नंबर 50, अपर क्लास बाउंड्री क्या होता है? तो अपर क्लास बाउंड्री मतलब अपर लिमिट टू अपर क्लास लिमिट। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए। 51, लेंथ ऑफ अ क्लास,
तो एक क्लास की लेंथ क्या होती है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री, ना कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। तो ऑप्शन नंबर ए होता है 51 का आंसर। तो आप चाहो तो इसे भी मार्क करके रखो कि क्लास लेंथ क्या होता है। ये नोट्स में भी इनकॉर्पोरेटेड रहेगा। तो विड्थ ऑफ क्लास, तो विड्थ ऑफ क्लास मतलब डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास बाउंड्री एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दैट इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 52, for a particular class boundary, the less than cumulative frequency and more than cumulative frequency adds up to total frequency। तो लेस देन और मोर देन दोनों को अगर आप ऐड कर लो किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए तो वो टोटल फ्रीक्वेंसी बताएगा। क्वेश्चन नंबर 53, द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी corresponding to class interval is the ratio of, frequency density corresponding to a class interval is a ratio of। तो frequency density का मतलब देखते हैं अपन, frequency density यहाँ पे दिया है तो ये एक रेशियो होता है frequency of that class टू corresponding class length, मतलब frequency और length मतलब क्लास हाइट का जो रेशियो होता है वो। तो क्लास लेंथ फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ, ऑप्शन नंबर बी 53 का ऑप्शन नंबर बी सीधा सीधा यहाँ पे देके रखे। क्वेश्चन नंबर 54, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर क्लास क्या होता है? तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहां पर दिया है? तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बातें करते, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है एड्स अप टू यूनिटी। तो इसलिए अपना आंसर क्या रहेगा? लाइज बिटवीन 0 and 1। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए, लाइज बिटवीन 0 and 1। तो आप चाहो तो यहाँ पे अलग से लिख भी सकते हो। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 0 and 1। मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है? मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हिस्टोग्राम है। ये नोट्स में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, इसको अपन इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो यहां पर यूज्ड टू ऑब्टेन मोड, ये लिख लेंगे आप हिस्टोग्राम के। यहाँ पे मोड फाइंड आउट करने के लिए अपन हिस्टोग्राम यूज करेंगे। मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो मीडियन है डिस्ट्रीब्यूशन का वो अपन ऑब्टेन कर सकते हैं लेस देन और टाइप का, और तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मदद से जो ओजाइव कर्व बनाते हैं अपन, उससे अपन फाइंड आउट करेंगे मीडियन। मीडियन यूज्ड टू ऑब्टेन मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, अ कंपैरिजन अमॉन्ग क्लास फ्रीक्वेंसीज इज पॉसिबल ओनली इन। तो अगर कंपैरिजन करना है मुझे क्लास फ्रीक्वेंसीज का, तो इसके लिए मुझे हिस्टोग्राम का मदद लेना पड़ेगा। हिस्टोग्राम ऐसे दिखता है। तो यहां से मैं देख के बता सकता हूँ कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी हिस्टोग्राम है। कंपैरिजन अगर करना है तो हिस्टोग्राम का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बोला भी है कंपैरिजन अमंग फ्रीक्वेंसीज यूज अगर करनी है तो ये पॉसिबल बस हिस्टोग्राम में ही होगा। क्वेश्चन 58, फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ। तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ये लिमिटिंग फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम। तो फ्रीक्वेंसी कर्व जो है यहाँ पे बोला है लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो एज इट इज नोट से उठाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रीक्वेंसी कर्व आर। तो सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सा फ्रीक्वेंसी कर्व अपन यूज करते? तो शुरुआत में उन्होंने यूज वर्ड बोला है मोस्ट
ऑफ द कॉमनली यूज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड बेल शेप। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड है बेल शेप्ड, तो ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन सेट ए का, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी फॉलोज। जो प्रॉफिट्स वगैरह है ये आएगा बेल शेप में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ सेट नंबर ए खत्म हो चुका। अगले वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे सेट नंबर बी, उसके अगले वीडियो में सेट नंबर सी, और एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी अपन सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिने।